तण्हाय जायते शोको तण्हाय जायते भयम् तण्हाय विप्पमुत्तस्य नत्ति शोको कुतो भयम् तेमतो जायते शोको तेमतो जायते To accelerate the wheel of Dhamma, subscribe the channel and press the bell icon. तो जितने भी लोग चैनल को देख रहे हैं सबके प्रति खूब खूब मंगल कामना। खास करके जो युवान वर्ग है, जो युवान युवतियां है, जो एक नई दुनिया में प्रवेश कर रहे हैं, किशोरावस्था में से एक नई दुनिया में प्रवेश कर रहे हैं, युवावस्था में, उनके लिए आज ये विषय है। ये विषय है प्रेम का। प्रेम क्या है? इंसान का एक खूबी है। इंसान को या तो कुदरत को, क्योंकि इंसान क्या है? कुदरत का ही सर्जन है ना। तो कुदरत का एक बहुत बड़ा खूबी है। कुदरत है, इसीलिए कुदरत को एक छलावेबाज कहा गया है। इसीलिए जितनी भी दुनिया है हम देख रहे हैं, वो जितना भी रूप का क्षेत्र है उसको एक अर्थ में कहा गया कि ये इल्यूजन है, ये एक भ्रांति है। कुदरत क्या करती है? कुदरत का एक बहुत बड़ा सिद्धांत है। कुदरत कुछ छलावा आपके साथ करती है और वो छलावा है हमारे पूरा जीवन के साथ, वो घुल मिल गया है। क्या करती है? कुदरत ने ऐसा किया है कि जो पैकिंग और अंदर का माल, एक पैकिंग होता है और दूसरा अंदर का माल होता है। हम देखते हैं ना, देखिए संसार में जितनी भी चीज वस्तुएं हैं, आजकल तो पैकिंग में सामान मिलता है ना, फूड पैकेट है वगैरह, तो उसमें पैकिंग के ऊपर बहुत ध्यान दिया जाता है। पैकिंग बहुत अच्छा बनाया जाए, अंदर क्या है क्या नहीं वो 2 नंबर पर बात आता है। पैकिंग अच्छा बनाया जाता है, पैकिंग को सबसे ज्यादा महत्व दिया। इंसान भी ऐसे ही जीता है ना। देखिए आज की दुनिया में क्या है, दिखावे पर है ना। इंसान कैसे रहता है, उसका हुलिया कैसा है, वो कैसे कपड़े पहनता है, वो किस तरह का एकदम टिप टॉप रहता है, उसके ऊपर पूरी दुनिया चल रही है, दिखावे के ऊपर। पैकिंग अच्छा बना दिया और ये कुदरत ने ही हमारे साथ किया ना। हमारे देखिए, हमारी चमड़ी है, ऊपर का त्वचा है, कितनी सुंदर बना दिया है ना। लोगों की त्वचा कितना सुंदर बना दिया। और अंदर देखेंगे तो अंदर कितना गंदगी है, अंदर खून है, पस है, ऐसा अंदर कितना गंदगी है। वो हम देखेंगे तो हम तुरंत मुझे लगता है वॉमिट हो जाएगा, इतना गंदगी है अंदर। हम चबाकर खाते हैं ना, चबाकर खाने के आप करना, चबाकर ऐसा चबाकर एक कौर खाया ना, उसको वापस निकाल कर देखना कितना गंदा लगता है ना। तो ये सब हमारे शरीर के अंदर है, हम लिए घूम रहे हैं ना, लेकिन पैकिंग बहुत अच्छा है। हम कितना भी पाक रहने की कोशिश करें लेकिन हम पाक नहीं हो सकते। याद रखिए, अंदर पूरा अंदर गंदगी का साम्राज्य है। बाहर तुम हम कितना भी स्वच्छ रहने की कोशिश, शुद्ध रहने की कोशिश करें, लेकिन हम अंदर से शुद्ध नहीं हो सकते हैं। बराबर। जो बहुत ही क्वालिटी को महत्व देते हैं, बहुत ही जो गुणवत्ता को महत्व देते हैं, उनका आंतरिक जो रचना है वो भी अच्छी होती है, लेकिन वो बाह्य रचना से अच्छी नहीं होती। याद रखिए, जैसे कि एप्पल का फोन है, एप्पल का फोन अंदर से भी अच्छा होता है, बाहर से भी अच्छा होता है, लेकिन उसकी आंतरिक रचना है वो कहीं ना कहीं बाहर की रचना से हार जाएगी। रोल्स रॉय गाड़ी है ना, वो कुछ भी करे लेकिन बाहर की जो उसकी रचना है, बाहर का कैबिनेट है, उनका मूल्य कम है, लेकिन उसका दिखावा बहुत जबरदस्त है। वो दिखावे के कारण वो बाजी मार जाएगा। अगर बाहर का कैबिनेट है और एक तरफ रोल्स रॉय का इंजन है, तो हम क्या खरीदना पसंद करेंगे भाई? हम क्या खरीदना पसंद करेंगे? डेफिनेटली हम वो कैबिनेट नहीं पसंद करेंगे, हम उनका इंजन पसंद करेंगे। ये सही अर्थ में विवेक बुद्धि है। हम इंजन की कीमत करते हैं, हम कैबिनेट की कीमत नहीं करेंगे। तो ये भौतिक दुनिया की बात थी। यही सिद्धांत है वो भावात्मक दुनिया में लागू होता है।
हमारी फीलिंग्स के साथ लागू होता है, हमारे पारिवारिक, हमारे सामाजिक संबंधों के साथ लागू होता है। किस तरह से? प्रेम, है ना। अभी विषय के ऊपर आते हैं कि प्रेम और सेक्स, ये दो चीज है ना, प्रेम और सेक्स, ये दोनों के अलावा रिलेशनशिप कहो या तो कुछ भी चल नहीं सकता है। हम सब है वो सेक्स का परिणाम है ना। तो ये दो चीज है, उसमें से एक को कहो कि एक कैबिनेट है, दूसरा है एक बाहर की रचना है, एक आंतरिक रचना है। एक कैबिनेट है, एक अंदर का इंजन है। आप क्या पसंद करेंगे? डेफिनेटली हम ऊपर के जो कैबिनेट है, उनका जो खोखा है वो हमें आकर्षित करता है। तो इसीलिए दुनिया में प्रकृति कहो या तो यूं कहो कि ये कुदरत ने कुछ ऐसी रचना की है कि आदमी को सीधा अगर सेक्स में प्रवृत्त होने के लिए कहोगे तो आदमी उनसे डर जाता ना। तो आदमी वो सीधी तरह से वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। हाँ, उनके ऊपर अच्छा कवर चढ़ा दो। उनके ऊपर क्या कवर चढ़ा देने का? प्रेम का कवर अच्छी तरह से चढ़ा दिया ना, तो वो अच्छा है, अभी ठीक है। तो उनके ऊपर ये जितने भी प्रकृति है, जितना नेचर है, उसने क्या किया? जो सेक्स रूपी अंदर का इंजन था, अंदर का जो भद्दी तस्वीरें थी, उसके ऊपर बहुत अच्छा पैकिंग बना दिया। जैसे हमारे शरीर के ऊपर चमड़ी बना दी ना, इसीलिए देखिए प्रेम चमड़ी के साथ होता है ना। तो इसीलिए प्रेम है वो हकीकत में एक पैकिंग है, ऊपर का पैकिंग है। वो तुम्हारे मन को आकर्षित करता है, तुम्हारे अंदर है वो एक अच्छी पुलकत रोमांच की भावना को जन्म देता है, ताकि तुम जो महत्व का विषय है उनको तुम एक्सेप्ट कर सको। ये प्रकृति का एक छलावा है, समझे। संसार में 3 तरह के लोग होते हैं। 3 तरह के लोग हो, चौथे तरह के नहीं। 3 तरह के लोग कौन से होते हैं? एक तो सामाजिक होते हैं, एक असामाजिक होते हैं, और तीसरे होते हैं साधु संत महंत। वो अलग ही होते हैं। जो सामाजिक होते हैं वो एक बाउंड्री में होते हैं, एक कठेरे में बंद होते हैं। उनके लिए समाज का बंधन होता है, समाज की मर्यादाएं होती हैं। लेकिन जो असामाजिक का अर्थ होता है जो गुंडे है, मवाली है, जो गलत काम करने वाले हैं, वो है। और असामाजिक तत्व है वो भी ये समाज के कठेरे में से बाहर होते हैं। और दूसरी तरफ साधु संत महंत भिक्षु, ये जो सामाजिक जो बाउंड्री है, सीमा रेखा है, मर्यादा है, उनसे वो बाहर होते हैं। ये दोनों बाहर होते हैं, है ना। अभी प्रेम जो है, प्रेम की बातें हैं बहुत ही मीठी, मुलायम, कोमल। ये सब बातें है ना, वो दरअसल सामाजिक लोगों के लिए होती है। सामाजिक लोगों को वो शोभा देती है, वो उनको अच्छी तरह से एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि उसको समाज के बंधन में जीना है ना। तो इसीलिए वो क्या करते हैं, जो भद्दी तस्वीरें थी उसके ऊपर बहुत अच्छा पैकिंग बना दिया, प्रेम। इस बात से जो असामाजिक तत्व है उसको कोई लेना। देखो, असामाजिक देखा जाए तो असामाजिक तत्व है, गुंडे है, मवाली है, गैर कानूनी करने वाले तत्व है, और जो साधु संत महंत है, सन्यासी है, वो है। ये दोनों का नजरिया देखेंगे ना तो कहीं ना कहीं आपको एक समान दिखेगा। इसीलिए देखिए अंगुलीमाल क्यों इसलिए बन गया था भिक्षु। तो जो असामाजिक होते हैं उनको ज्यादा प्रेम वगैरह आकर्षित नहीं करता, वो प्रेम वगैरह के बंधन में नहीं पड़ते। उनका नजरिया है वो सेक्स की ओर होता है। समाज ने जो मर्यादाएं बांधी है उस मर्यादा को तोड़ने का उनका नजरिया होता है। वो उन्हें हर गलत काम करते हैं। तो वो हर गलत काम करते हैं, वो प्रेम को महत्व नहीं देते। दूसरी तरफ जो साधु सन्यासी, आप देखेंगे तो पता चलेगा, जितने भी साधु संत महंत भिक्षु सन्यासी ये होते हैं ना, वो बिल्कुल समाज की सीमा रेखाओं से बाहर होते हैं। आप देखना तो साधु संत सन्यासी वगैरह हो ना, कोई प्रेम की बात नहीं करेगा, भावनाओं की बात नहीं करेगा, वो वफादारी की बात नहीं करेगा, वो बात करेगा सेक्स की बात करेगा। वो हमेशा देखना, बहुत सारे आप देखने को मिलेंगे, बहुत सारे साधु सन्यासी भिक्षु भी बहुत सारे होते हैं, वो बात करेंगे काम वासना के ऊपर, सेक्स के ऊपर। वो समझदारी है, वो एक प्रकार का समझदारी है कि जो साधु वो समझ सकता है कि जो प्रकृति है, ये कुदरत है, उसने एक अच्छा पैकिंग बनाया है, और पैकिंग के अंदर है वो माल है, वो भद्दा भर दिया है। तो ये बात है। अभी
एक बात हम समझ गए कि सत्य क्या है, तथ्य क्या है। हम जिसे तथ्य समझ रहे हैं, प्रेम को, प्रेम नाम के पैकिंग को, वो दरअसल गलत होता है। प्रकृति, नेचर, कुदरत तुम्हारे पास क्या स्वीकार करवाना चाहती है वो अलग होता है, लेकिन तुम आसानी से उसका स्वीकार नहीं करोगे, लोग नाराज हो जाएंगे, लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, इसीलिए उसको पैकिंग बना के प्रकृति, कुदरत तुम्हें देती है। अभी उसको हम सामाजिक नजरिए से देखने की कोशिश करते हैं। मैं पहले भी कहा कि मैं हर एक एंगल से उसको देखने की कोशिश करूंगा। प्रेम का अर्थ होता है प्रअहम, अर्थात इंसान को कभी कभी स्वयं से ज्यादा, स्वयं का अहम होता ना, हमारा अहम होता है, मैं हूं, मेरा है, मुझे ये पसंद है, मुझे वो पसंद है, मुझे ये अच्छा नहीं लगता है, मुझे ये अच्छा लगता है, मुझे ये खाना चाहिए, मुझे ये खाना अच्छा नहीं लगता है। ये सब चीजें है ना, वो हमारे अहंकार है, हमारा जो अहम है ना, उसको दर्शाती है। तो जब प्र-अहम्वे स्थिति है ना, वो बदल जाती है। इंसान प्र-अहम्वे, पर के ऊपर अहम हमारा स्थापित हो जाता है। मानी क्या होता है कि हमें दूसरा अच्छा लगने लगता है, हमें दूसरों की पसंद, नापसंद, चाह, अचाह अच्छी लगने लगती है। ये प्रेम होता है। किसी को कोई अच्छा लगा तो उनको फिर खुद का अहम को वो प्राधान्य नहीं देगा। वो क्या कहेगा, उनको क्या अच्छा लगता है, उनको क्या पसंद है, उनको क्या चाहिए, उनके लिए मैं क्या करूं। ये सब जब अच्छा लगता है वो प्रेम की अवस्था में होता है। इसी को प्र-अहम में से प्रेम बन गया। ये प्रेम की व्याख्या है। प्रेम को हम बहुत अच्छी मिसाल से हम समझते हैं। देखिए, आप अच्छी तरह से सुनिएगा और उसको हो सकता है कि आप जितने भी लोग हैं, खास करके जो किशोरावस्था से युवानिवस्था में अपना कदम रख रहे हैं, बहुत सारे, हालांकि आज का जो युवान पीढ़ी है ना, वो बहुत समझदार है, उनको समझाने का ज्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन उपदेश हमेशा जो समझदार के लिए नहीं होता है, उपदेश हमेशा जो ना समझ होते हैं, उपदेश हमेशा जो समझ नहीं सकते उनके लिए होता है। तो कोई कोई लोग हो सकते हैं कि कुछ उनकी भावनाएं कुछ अलग समझती हो, तो कोई किशोरावस्था में से युवावस्था में कदम रख रहा हो तो उनको ये वीडियो शेयर जरूर करना, उनको ये बताना। देखिए, ध्यान से सुनिएगा। प्रेम को अगर हम समझना चाहे तो एक मिसाल से समझना बहुत आसान रहेगा। फूल और कांटा। प्रेम क्या है? प्रेम है कोमलता और कठोरता का एक सौदा है। फूल कांटे को प्रेम करता है और कांटा है वो फूल को प्रेम करता है। दोनों एक दूसरे को चाहते हैं, लेकिन दोनों का चाह का जो नजरिया है वो भिन्न होता है। फूल भी कांटे को प्रेम करता है और कांटा है वो भी फूल को प्रेम करता है, लेकिन दोनों का भिन्न भिन्न नजरिया है। देखिए, जिस वजह से फूल कांटे को प्रेम करता है, उस नजरिए को कांटा कभी नहीं समझ पाएगा। याद रखिए, क्योंकि कांटा का जो मानसिकता है, उसका जो बायोलॉजी है, मानसिकता है, उसका पूरा जो तंत्र है, वो फूल के जो प्रेम के प्रति नजरिया है वो समझने में वो मात खा जाएगा। दूसरी तरफ फूल है, उसको कांटा प्रेम करता है। फूल हमेशा ये जानने में असक्षम होगा, वो जानने में मात खा जाएगा कि फूल उसको क्यों, कांटा है उनको क्यों प्रेम करता है, कांटे का नजरिया क्या है। ये दोनों एक दूसरे के प्रति प्रेम का जो नजरिया है वो समझ में मात खा जाते हैं। इसीलिए दुनिया में विसंगतता पैदा होती है। इसीलिए दुनिया में जितने भी रिलेशनशिप के अंदर जितना भी विवाद, विखवाद, संघर्ष पैदा होता है वो इस कारण से होता है। फूल कभी कांटे के नजरिए को नहीं समझ पाता है और कांटा कभी फूल के नजरिए को नहीं समझ पाता है। दोनों एक दूसरे के प्रति आकर्षित होते हैं और दोनों का जो समझने का जो भेद है वो एक दूसरे को समझ नहीं पाते। यही फूल के रूप में अगर हम किसी स्त्री को ले सकते हैं और
मेल जो कांटा है उसको हम उसके रूप में हम किसी पुरुष को ले सकते हैं। ये कोमलता और कठोरता का समन्वय है, ये प्रेम होता है। कोमलता और कठोरता एक दूसरे के साथ, जब भी एक दूसरे की जरूरियात है वो पूरी होती है, एक दूसरे की जो आवश्यकता है पूरी होती है, तब प्रेम जन्म लेता है। अगर उसकी जरूरियात पूरी नहीं होती तो प्रेम जन्म नहीं लेता। देखिए, मैं दुनियादारी के प्रेम की बात कर रहा हूँ, दूसरे प्रेम की बात और भी ज्यादातर सामाजिक लोग हो गए या तो बहुत सारे सोशल लीडर्स हो गए, लेकिन मेरा वो नजरिया नहीं। आज मैं बात कर रहा हूं जो ज्यादातर युवा अवस्था में, ज्यादातर जितने भी सामाजिक ज्यादातर लोग हैं युवा अवस्था में, जो प्रेम का नजरिया उसकी मैं बात कर रहा हूं। तो कोमलता और कठोरता का जो मिलन है, ये बात है ज्यादातर युवा अवस्था में जो पैर रख रहे हैं उसके लिए समझना बहुत जरूरी है। हालांकि मैं पहले ही बता चुका कि आज का युवा वर्ग है वो बहुत समझदार है, उनको सब मालूम है, उनको समझाने का जरूरत नहीं है। फिर भी इक्के दिक्के कोई केस में हो सकता है शायद वो सब इन बातों से परिचित ना हो, तो उनके लिए उपदेश होता है। तो क्या होता है, ये पूरी दुनिया है ना, पूरा संसार है ना, ये भावात्मक और भौतिक चीजों से बना है। हा? एक संख्या रेखा के ऊपर पूरा संसार है। संख्या रेखा, समय रेखा और संसार रेखा, ये तीनों रेखा है ना, उसकी कुछ बेसिक, उसकी कुछ स्वाभाविक लाक्षणिकताएं हैं। संख्या रेखा, समय रेखा और संसार रेखा, ये तीनों है ना एक समान है, बीच में जीरो है और दोनों तरफ वो अनंत तरफ जा रही है, चाहे वो समय रेखा हो, चाहे वो संख्या रेखा हो, चाहे संसार रेखा हो। तो क्या होता है, बीच में जीरो है, वो प्रेम है, या तो यूं कहे कि एक ताला है। ये ताला ऐसा है कि दो चाबी से खुलता है, समझे? तो एक तरफ एक चीज होती है, दूसरी तरफ दूसरी चीज होती है। सिर्फ प्रेम की बात नहीं है, भावात्मक दुनिया की और भौतिक दुनिया की तमाम चीज वस्तुएं ये दो छोर में विद्यमान होती है। बीच में जीरो होता है, बीच में मध्य होता है, बीच में संध्या होती है। देखिए, सूर्य का उगना और अस्त होना है ना, उसका भी मध्य काल है ना, उसकी भी संध्या है ना, दो छोर है उसका, और फिर धीरे धीरे आके मध्य में आता है। तो भौतिक दुनिया की भावात्मक दुनिया है वो पूरा इसी के ऊपर चलता है, चाहे वो निद्रा हो या जागृति हो, प्रेम हो, क्रोध हो, नफरत हो, कुछ भी हो। तो आज इसी को हम समझते हैं कि एक स्त्री है, एक पुरुष है, दोनों जो मध्य में ताला है, दो चाबी से खुलता है, एक स्त्री नाम की चाबी है, एक पुरुष नाम की चाबी। इससे बीच का जो ताला है मध्य का, वो खुलता है। अभी वो ताला खोलने के लिए दो चाबी ही लगेगी, एक ताले से नहीं खुलेगा। अभी सोचिए कि ये दोनों कितने अंतर पर है, वो तय करेगा कि दोनों एक दूसरे के लिए कितने योग्य है, समझे? पहले ही मैंने मिसाल दिया, याद रखिएगा। कांटा जितना नुकीला है, कांटा जितना मजबूत है, कांटे में जितना ताकत है चोट पहुंचाने का, जितना कठोर है उतना ही कोमल फूल उसको लगेगा। कोमलता की अधिकता कठोरता की अधिकता की चाह रखती है, और अधिक कठोरता अधिक कोमलता की चाह रखता है। ये संबंध देखिए, ये एक सौदा है संसार में। यही देखो, कोई मिसमैच नहीं होता है दुनिया में, है ना, जिसको अपने समकक्ष को ढूंढने की कोशिश करता है। इस बात को अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। तो ये जो संसार रेखा है, एक तरफ स्त्री है, एक तरफ पुरुष है, तो दोनों दो चाबी से मध्य का जो ताला खुलेगा, और इसका ये एक शर्त है कि दोनों हैं वो एक खास स्थान पर होना चाहिए। अगर एक चाबी यानी पुरुष है वो बहुत दूर है और स्त्री है वो थोड़ा ताले से नजदीक है, तो दोनों को मिसमैच होगा, दोनों का समन्वय होना असंभव बन जाएगा। ये भेद क्या है, ये अंतर क्या है? जो मध्य का ताला है, मध्य है, उसके आसपास का जो अंतर क्या है? ये अंतर अगर भावात्मक दृष्टि से उसे समझे तो ये अंतर है सामाजिक भेद,
शैक्षणिक भेद, बौद्धिक भेद और सारे माने आर्थिक मतभेद है, इतने सारे जो भेद रेखा है। कोई आदमी बहुत पैसे वाला है और जो स्त्री है बिल्कुल कंगाल है, या तो यूं कहे कि स्त्री बिल्कुल कंगाल है, पुरुष बहुत पैसे वाला है। ये भेद रेखा बड़ी हो गई ना। उसी तरह से एक बहुत ही बुद्धिमान है, बहुत ही इंटेलिजेंट है, दूसरा मूर्ख है ना। ये भेद रेखा हो गई। एक बहुत पढ़ा लिखा है, दूसरा बिल्कुल ही अनपढ़ गंवार है। देखिए, एक भेद को खत्म करने के लिए दूसरा भेद हो सकता है। जैसे कि कोई अनपढ़ गंवार है तो चलेगा, लेकिन बहुत पैसे वाला होगा तो हो सकता है, शायद मैच हो सकता है। लेकिन ज्यादातर ये भेद रेखा है, जो ये भेद है, जो ये बीच का मध्य का जो ताला है, जो 2 चाबी से खुलता है, स्त्री और पुरुष दोनों कितनी दूरी तक है, दोनों किस स्थान पर खड़े हैं, वो तय करेगा कि प्रेम संबंध कहां तक सफल होगा, आपका शादी जीवन में कहां तक सफल होगा। और आप देखकर, आप जानकर हैरान होंगे, जितने भी ये प्रेम विवाह होते हैं ना, जितने भी लव मैरिज होती है, उसमें क्यों उसमें खराबी आती है, क्यों उसको टूटने का संभावना बन जाता है? क्योंकि उसमें अपेक्षाएं बढ़ जाती है, वो कुछ और सोचते हैं और निकलता कुछ और है। हमेशा देखने, ये प्रेम संबंध होता है ना, तो वो क्या होता है, कोई बार वो ये नहीं जानते हैं कि ये अपनी जो ये भेद रेखा को समझने की कोशिश कर रहे हैं। अंदर भीतर से एक आवेग उठता ना, भीतर से बहुत सारे माने आवेश उठ रहा है, भीतर से उसके हार्मोन्स बढ़ रहे हैं, तो उसकी सोचने समझने की शक्ति मर जाती है। फिर वो कुछ भी माने एक्सेप्ट कर लेता है। फिर बाद में उनको भेद रेखाओं का पता चलता है। बाद में उनको ये जितने भी मानी जो तफावत है उनका पता चलता है कि वो तो यहाँ खड़ा है, मैं तो यहाँ खड़ा हूं। तो ये जो भेद है, ये वैवाहिक जीवन कहां तक सफल होगा वो तय करेगा। अगर 5 नंबर पर पुरुष खड़ा है और 50 नंबर पर स्त्री खड़ी है, 50 नंबर पर का अर्थ होता है कि जो ताला है उससे वो 50 कदम दूर है, और जो बीच का ताला है उसका वो पुरुष है, वो 5 कदम दूर है। तो दोनों का मेल जोल बैठना असंभव है। फिर भी अगर मेल जोल बैठता है तो उसका वैवाहिक जीवन है वो सफल हो जाएगा, क्योंकि दोनों हैं वो एक दूसरे से मैच होना चाहिए। एक 5 नंबर है तो दूसरा 5 या 7 या तो 4 या 3 नंबर पर होता है तो मैच हो जाता है। बिल्कुल 5-5 का अगर होता है तो भी वो वैवाहिक जीवन है वो सफल नहीं होगा। तो याद रखिएगा। तो ये जो भेद है वो क्या है? शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, बौद्धिक रूप से, सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, आर्थिक रूप से जो संपत्ति है, ये संपत्ति है ना, सब संपत्ति है हमारे पास। बौद्धिक संपत्ति है, धन संपत्ति है, आर्थिक संपत्ति है, शैक्षणिक संपत्ति है, रूप संपत्ति है, शरीर संपत्ति है, ये सब हमारे पास धन है। वो धन हमारे पास कितना है वो बात तय करेंगे कि ये हम जो संख्या रेखा है, जो ये समय रेखा है, जो ये संसार रेखा है, उस पर हम कहाँ खड़े हैं। और वो बात ही तय करेगी कि हमारे लिए कौन सा पात्र अच्छा रहेगा, कौन सा पात्र है वो मिसमैच रहेगा। तो ये बात है, प्रेम में ये बात होती है। तो कोमलता और कठोरता के लिए अगर दोनों एक दूसरे के साथ मैच होते हैं तो वैवाहिक जीवन है वो सफल होने का ज्यादा चांसेस होता है। अगर मिसमैच हो जाता है, एक बहुत दूर खड़ा है, एक नजदीक खड़ा है, तो ज्यादातर वैवाहिक जीवन है वो निष्फल हो जाता है। यहां से एक बात हमारी समझ में आ गई होगी कि प्रेम, वफा और धोखा ऐसा हकीकत में होता नहीं है, याद रखिएगा। वफा ठीक है, हम सामाजिक नजरिए से देखें, ये बाद में समझते हैं कि वफा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, लेकिन धोखे को हम समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल देखा जाए तो कोई किसी को धोखा नहीं देता है, कोई किसी को धोखा नहीं देता है, कोई बेवफाई दुनिया में नहीं करता है, कोई बेवफा नहीं होता। इस बात को आप अच्छी तरह से समझिएगा और अच्छी तरह से उसको अपने जीवन में उतारिएगा। क्यों? क्योंकि पहले ही मैंने बता दिया कि जब भी इंसान मिसमैच होता है,
इंसान कहाँ खड़ा है, स्त्री कहाँ खड़ी है, पुरुष कहाँ खड़ा है, एक लड़का कहाँ खड़ा है, किस स्थान पर है, एक लड़की किस स्थान पर खड़ी है, वो बात तय करेंगी। ये दोनों बातें तय करेंगी कि मध्य का ताला खुलेगा कि नहीं। अगर असंतोष है, अगर टूटता है, कोई धोखा कर, या तो कोई चला जाता है छोड़कर, एक चला जाता है, दूसरा चला जाता है, तो उसको हम धोखा कहते हैं। लेकिन उसके पीछे का जो कारण था वो मिसमैच था। वो ये बात साबित करता है कि तुम मिसमैच हो, तुम एक दूसरे के लिए योग्य नहीं हो, योग्यता अयोग्यता का सवाल खड़ा हो जाता है, इसीलिए ऐसा होता है। तो इस कारण को अगर देखा जाए तो कोई किसी को धोखा नहीं देता है, कोई नहीं। अभी पहले की दुनिया में उसे मानी काव्यात्मक जगत में उसे बेवफाई कहा जाता है, आज उसको ब्रेकअप कहते हैं। ब्रेकअप हो गया, आदमी मायूस हो गया, या तो लड़की मायूस हो गई, बहुत सारे मानी गलत काम। लेकिन समझने की जरूरत है कि ऐसा धोखा बेवफाई नहीं होता है, या तो कहीं ना कहीं हम उनके लिए लायक नहीं होते, या तो कहीं ना कहीं वो हमारे लिए लायक नहीं होते। ये जो लायकात गैर लायकात है, योग्यता अयोग्यता का जो पहलू है, वो ब्रेकअप के लिए जिम्मेदार होता है, और उसमें कोई भी अपराध नहीं है, वो धोखा नहीं है, वो बेवफाई नहीं है। हाँ, समझने में देरी लगती ना, समझने में देरी लगती है। और इंसान, मैं पहले ही कहता हूं ना हमेशा कि इंसान को समझने के लिए एक समय का बड़ा अंतराल लगता है। तो इंसान क्या करता है, समझ नहीं पाता है, बाद में पता चलता है कि हमारे बीच में भेद रेखा बहुत गहरी है, भेद रेखा बहुत मायने रखती है। फिर वो क्या करता है, ब्रेकअप हो जाता है, फिर इंसान मायूस हो जाता है, कुछ ना कुछ नशीले द्रव्य में चढ़ जाता है। तो हकीकत उसमें नहीं है, हकीकत यह है कि वो होना ही था और वो ही सत्य है। क्योंकि देखिए, कोई भी चीज है, सत्य है ना, वो जितना देरी से खुलेगा उतना ही उसमें से दुर्गंध आएगा। सत्य और बासी खाद्य पदार्थ में ज्यादा भेद नहीं है। अगर कोई खाद्य पदार्थ को तुम पड़े रखते हो तो वो एक दिन उसमें से गंध पैदा होगी, दुर्गंध पैदा होगी उसमें से। सत्य भी ऐसा है, सत्य के साथ भी ऐसा है, जितना तुम देरी करोगे उतना ही उसमें से धीरे धीरे दुर्गंध पैदा होगी। तो जितना संभल जाए जल्दी उतना अच्छा है। जब मिसमैच है, जब योग्यता अयोग्यता का सवाल है, तो कोई किसी को धोखा नहीं देता है। तो हर एक चीज है उसको एक्सेप्ट कर लेना, हर एक चीज है उसको स्वीकार कर लेना। जो मिला है वो ठीक है, नहीं मिला है वो ठीक है ना। तो इस तरह से देखा जाए तो कोई किसी को धोखा नहीं देता है, कोई किसी के साथ बेवफाई नहीं करता होता है। सब अपने अपना जीवन होता है, अपना अपना आदमी चाहता है कि हमारा जीवन है वो सफल बने। वैसे भी अगर देखो, दूर जाकर खड्डे पे गिरने से अच्छा है ना कि अभी से खड्डे में गिर जाए, ताकि अभी जवानी में थोड़ा पैर टूटने का संभावना कम होगा ना। दूर जाकर बुढ़ापे में पैर में टूटेगा तो क्या करेंगे। तो बात यह है कि दूर जाकर बहुत लंबे काल के बाद आंखें खुलने से अच्छा है कि अभी आंखें खुल गई। तो कोई किसी को धोखा नहीं देता, कोई किसी के साथ बेवफाई नहीं करता है। ये एक बात। अभी दूसरी बात है कि दो बातें करके हम विषय का समापन करेंगे। दूसरी बात है कि क्या किसी के साथ वफा करना चाहिए या नहीं। तो हाँ, समझ लीजिए कि वफा करना चाहिए, किसी के साथ भी वफाई करनी चाहिए। वफाई बहुत जरूरी है। इसीलिए नहीं कि ये कोई आदर्श है, इसीलिए नहीं कि ये एक मॉरल है, इसीलिए नहीं कि एक बहुत अच्छी बात है कि वफादारी कितनी अच्छी है, वफादारी कितनी है, मानी पतिव्रता नारी है, मानी बहुत सारा कहानियां चलती ना। इसीलिए मैं नहीं कह रहा हूं। ये जो वफादारी है उसके पीछे का एक गहन लॉजिक था। क्या लॉजिक था कि तुम जिस चीज की जहां तलाश करते हो वो चीज कहीं पर नहीं है सिवाय के निर्वाणिक अवस्था में। हम क्यों ब्रेकअप ले लेते हैं बताए। हम किसी को, आदमी कोई किसी को ब्रेकअप क्यों होता है, धोखा छोड़ दीजिए, धोखे की बात नहीं कर रहा हूं, कोई अलग क्यों हो जाते हैं, तो इसी कारण से होते हैं ना, एक दूसरे के साथ मैच नहीं होता है और उसके अंदर आशा होती है। सिर्फ मिसमैच नहीं, ये कारण नहीं होता, उसके अंदर दूसरी कोई आशाएं अपेक्षाएं होती है कि ये ऐसा नहीं है, दूसरा कोई अच्छा होगा या तो दूसरी कोई अच्छी होगी। हाँ, ये बात है। ये हमारे साथ प्रकृति बहुत बड़ा छलावा करती।
तुम जिस सुख की तलाश कर रहे हो ना, वो सुख कहीं पर नहीं है, याद रखिएगा। तुम हमेशा भटकोगे। तो इसीलिए वफादारी जरूरत है। जैसा भी है, टूटा फूटा लूला लंगड़ा जैसा भी आदमी है या तो जैसी भी स्त्री है, उसके साथ जीवन पसार कर दो। ये वफादारी है। ये वफादारी का बहुत बड़ा फायदा ये है कि तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी जीवन के प्रति, कि जीवन का जिस में दूसरी जगह, क्या तुम ये सोचते हो कि एक को छोड़कर दूसरी जगह जाओगे तो तुम सुखी बनोगे? नहीं, उल्टा होगा ये कि तुमको है ना दुख ज्यादा मिलेगा। इतना ही नहीं, तुम्हारा जो दुख झेलने का जो संस्कार था वो बढ़ जाएगा। तुम दूसरे को तीसरे को पकड़ेंगे, चौथे को पकड़ोगे, तुम्हारा ये एक सिलसिला चल पड़ेगा, समझे? तो इससे बचने के लिए वफादारी जरूरत होता है। किसी भी कैसा भी हो, तुम उससे असंतुष्ट मत हो, क्योंकि जो तुम जिसकी तलाश कर रहे हो ना, वो कहीं पर नहीं है। तो हमें क्या समझ पैदा करनी है? हमारा जीवन का कितना समय होता है बताइए? हमारा जीवन का कितना मौज मस्ती का कितना समय होता है? बहुत कम समय होता है ना, उसी में हमें समय पसार करते हैं। तो जैसा भी है उसको निभा ली, उसको बदलने की कोशिश करिए, उसको सुधारने की, संवारने की कोशिश करेंगे ना, तो हो सकता है कि हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। लेकिन त्याग देना, हो सकता है शायद कोई त्याग देते हैं या तो छूट जाते हैं, अलग हो जाते हैं, तो कोई सुखी अपवाद रूप केस में हो सकता है, लेकिन हमेशा नहीं होता है। तो वफादारी करना बहुत जरूरी है। आशा रखता हूं कि आप सब समझ रहे होगी कि मैं क्या कहना चाहूं। वफादारी का अर्थ कोई मॉरलिटी है इसीलिए नहीं, आदर्श की दुनिया में मैं नहीं झांक रहा हूं। मेरा कहने का मतलब है कि तुम जीवन को समझो, जीवन को समझो। तुम एक को जिसके प्रति हमारा रिलेशन से संबंध, उसको ही वफादार रहने में ये समझदारी है। क्या समझदारी है? कि उससे जो दुख मिल रहा है ना, उसी को मैं झेलूं, उसको झेल के मैं सुखी रहूं। एक मैं वीडियो में बताया ना कि आदमी ने क्या कहा है, दुख झेलने के लिए उसने करार कर लिया है प्रकृति के साथ कि ठीक है, तुम मुझे दुख दे सकते हो, मैं तुम्हें दुख दे सकती। ये शादी ब्याह का जीवन, पारिवारिक सामाजिक जीवन है ना, वो दुख को स्वीकार करने का ही करार है। तो क्या है, तो ये स्वीकार कर लेना कि तुम मुझे दुख दो, ठीक है, मैं भी तुमको दुख दूं। ऐसा एक दूसरे के साथ जीवन बीता देना। क्योंकि अगर तुम अलग होकर दूसरी जगह जाना चाहोगे तो हो सकता है दूसरा भी तुम्हें उससे ज्यादा दुख मिले, हो सकता है। ज्यादातर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, अपवाद रूप केस में कोई सुखी हो सकता है, लेकिन हो सकता है कि तुमको ज्यादा दुख मिले। और यहां तो एक बात है कि तुमको दुख झेलते झेलते तुमको उनका जो सॉल्यूशन था, उनका जो पहली का उकेल था, वो तुम्हारा मिल गया था। तुमको ये तो पता चल गया था कि वो किस तरह से मैं झेलूं। अभी दूसरी जगह जाओगे या तो दूसरी जगह जाएगी तो क्या होगा, फिर उनको दुख नया मिलेगा। वो दुख को झेलने के लिए फिर से उनको एक से शुरुआत करना पड़ेगा, धीरे धीरे वो दुख झेलने की आदत डालना पड़ेगा। ये जीवन है, और भी ज्यादा दुखी हो जाएंगे। इसीलिए हमें वफादार रहना चाहिए, हमारे जितने भी पार्टनर है उनके प्रति वफादार रहना चाहिए। तो इस तरह से हमारा जीवन है वो सुखी होगा। एक अंतिम बात करते हैं, और ये है ना, वो आए दिन संसार में देखने को मिलती है। ये है लव ट्रायंगल। लव ट्रायंगल क्या होता है? लव ट्रायंगल में होता है कि या तो कोई एक लड़की होती है, दो लड़के होते हैं, या तो एक लड़का होता है, दो लड़की होती है। इस तरह का लव ट्रायंगल बनता है। मानी एक स्त्री है, दो पुरुष है, या तो एक पुरुष है, दो स्त्री है। इस तरह का जब भी उसको लव ट्रायंगल कहते हैं, प्रेम त्रिकोण। तो ये जब भी होता है तो ये बहुत खतरनाक चीज है। ये हमेशा कोई बार ये जनरेट हो जाता है, और उसके कारण थोड़ा सा मूर्खा में भी होता है, या तो नासमझी भी हो सकता है, कुछ भी कहो, या तो आवेग भी हो सकता है, कुछ भी कारण हो। लेकिन जब भी लव ट्रायंगल जन्म लेता है तो क्या होता है, इसके ऊपर थोड़ी बात कर, आप ध्यान से सुनिएगा और उसमें से कैसे बाहर आए। लव ट्रायंगल बहुत खतरनाक चीज है। खतरनाक चीज इसीलिए होता है कि एक आदमी को जब भी किसी के प्रति एक पात्र के प्रति प्रेम है, उसमें तीसरा कोई प्रवेश करता है तो क्या होता है, एक लव ट्रायंगल बनता है। फिर ये बहुत खतरनाक हो जाता है, उसमें से बाहर आना बहुत मुश्किल हो जाता है।
कैसे मुश्किल हो जाता है। तो कोई भी जो एक होगा ना, उसके प्रति दो को आकर्षण होगा, दो उनको प्रेम करेंगे। फिर क्या होगा, जो एक व्यक्ति है उसकी हालत बहुत खराब हो जाएगी, सबसे ज्यादा उनकी हालत खराब हुई, दूसरे की हालत तो खराब होगी, और उसके कारण दूसरे की हालत भी खराब होगी, और उसके कारण तीसरे, तीनों की हालत खराब हो जाएगी। ऐसा इसलिए होता है कि उसकी भावनाओं के साथ, हमारा जीवन भावनाओं के साथ बंधा है ना। तो क्या होता है, आदमी भावनाओं से बंधा हुआ घसीटता हुआ कभी इधर घसटता है, कभी इधर घसीटता है, कभी ऐसा सोचता है, कभी ऐसा सोचता है। तो ये लव ट्रायंगल बहुत खतरनाक है। और जो अगर ना समझ है दुनिया में ना समझ लोग होते हैं, और बहुत सारे मानी अभी अभी किशोरावस्था में से युवा अवस्था में कदम रख रहे हैं, कुछ दूर तक गए भी है, उसके जीवन में जब भी ऐसा लव ट्रायंगल होता है ना, तो वो ज्यादा मायूस हो जाते हैं, ज्यादा बिगड़ जाते हैं, और ज्यादा कोई तो व्यसन से ग्रस्त हो जाते हैं, कोई नशीले द्रव्य पीने लगते हैं, और कोई बेचारे सहन नहीं कर पाते तो वो सुसाइड कर लेते हैं, आत्मघात कर लेते हैं। ये लव ट्रायंगल का परिणाम है। उसका परिणाम ऐसा इसीलिए आता है कि वो समझ, तीसरा होगा उसका हालत बहुत खराब हो जाता है, जो शिकार होता है ब्रेकअप का। हालांकि मैं पहले ही कहा कि धोखा या ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ऐसा कोई किसी के साथ बेवफाई, लेकिन ये एक समझने के लिए मैं कह रहा हूं, अगर कोई किसी के साथ ऐसा होता है, तो वो जो जिसने भी ये शिकार बना है ना, जो धोखे का या तो बेवफाई का शिकार, याद रखिएगा मेरा मतलब बेवफाई या धोखा नहीं है, तो वो उनके लिए हालत बहुत खराब हो जाती है। क्योंकि वो है ना, वो दोहरी तरफ से उनको वो निशाना बनता है। किस तरह से, एक तो उनको बुरा तो लगेगा, आसान है आदमी की भावनाओं में सडनली यू टर्न आ जाएगा, सडनली परिवर्तन आ जाएगा, तो आदमी झेलते उसको बहुत टाइम लग जाता है, उसको हजारों बफर का इस्तेमाल करता है, तब जाके वो धक्का झेल पाता है। तो आदमी वो धक्का झेलने के लिए बहुत सारी प्रतिकूलता से पसार होता है। लेकिन जब तक ये ट्रायंगल है तब तक है ना उनका हालत खराब रहता है, क्योंकि चुभता है ना, कोई भी एक व्यक्ति चुभता रहता है, तीनों में से कोई भी एक व्यक्ति चुभता रहता है, और तीनों है एक दूसरे के दुख के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो क्या होता है, आदमी मूर्खामी बेवकूफी के कारण है ना, पहले तो ना समझी के कारण लव ट्रायंगल बनता है, फिर उसमें से आदमी मायूस होता है, बहुत सारा दुख में। अभी भी समय होता ना, अभी भी समय होता है, जो है वो है, वर्तमान में जीना है ना, हमें वर्तमान में जीना है। तीसरा कोई है ही नहीं ना, तीसरा कोई है। अगर तुम समझदार हो तो ये बात है, जो हुआ सो हुआ, गया सो गया, आया सो आया, जो है वही मूल्यवान है, ये बात होता है। ऐसी बातों से प्रभावित होने की जरूरत नहीं है। बस जीवन में कुछ था, कुछ गया सो गया, हम लायक नहीं थे, हम योग्य नहीं थे, ऐसा बात रखना, याद रखना। तो ये बात रखेंगे तो लव ट्रायंगल है ही नहीं, हकीकत में लव ट्रायंगल ही नहीं है। अगर धोखा बेवफाई नहीं है तो लव ट्रायंगल भी नहीं होता है। तो इंसान को ये समझने की जरूरत है। अगर जितने भी लोग मेरा ये चैनल को देख रहे होंगे, बहुत सारे युवा वर्ग भी देख रहे होंगे, तो उनको इस बात को समझने की जरूरत है कि जीवन में समझना जरूरत है, समझ जरूरी होता है। हमारे अंदर भावात्मक जो अटैक आता है, वो अटैक को हमें झेलने की तकनीक सीखने की जरूरत होता है, और उसमें ज्यादातर सच्चाई नहीं होती। भावात्मक दुनिया है ही नहीं, याद रखिए। धर्म की दुनिया को हमेशा वास्तविकता के साथ संबंध होता है। तो इस तरह से ये आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर मैंने बात करने का कोशिश की। मैंने अपनी तरफ से प्रयत्न किया कि इस विषय को मैं हर एंगल से देखूं, और हर एक एंगल से देखकर मैं रजू करूं। कहाँ तक मैं शायद कुछ बात रह भी गई होगी। तो आज इतना ही। आप सब ने जितने भी चैनल को देख रहे हैं, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबके जीवन में खुशहाली आए। हमारे
To accelerate the wheel of Dhamma, subscribe the channel and press the bell icon.